ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बाजार के अंदर गिरावट तो बढ़ी है और ये बढ़ी हुई गिरावट के अंदर कोई पुल बैक नहीं आ रहा है। आज अगर आप दिन भर में जो लोग पुल बैक सोच रहे होंगे तो उनको आज निराशा भी हाथ लग रही है। और एक निराशा आपको थोड़ा पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, वो ये है कि क्योंकि डॉ फ्यूचर्स वगैरह भी अभी 1-1.5% नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि कल भी हम पुल बैक के मोड में होंगे नहीं होंगे पता नहीं। बताने के लिए हमारे साथ राजेश पलविया हैं और मंदार हैं, और इन दोनों से जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का जिस तरह का सेल ऑफ है उसमें हमको करना क्या चाहिए? हम शॉर्ट्स ओपन नहीं कर सकते सर, 3.5% नीचे रिटेलर की हिम्मत नहीं होती है करने की, तो रिटेलर को करना क्या चाहिए? सिर्फ बैठ के देखना चाहिए जब तक हम बेस ना बना दें, या फिर एवरेज कर लेना चाहिए? करना क्या चाहिए? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो अभी के मार्केट में जो प्ले आउट हो रही। पहला तो ये है कि जो भी लिवरेज पोजीशन थी वो सिस्टम से आउट होते हुए जा रही, क्योंकि अब एक रिटेलर के लिए इतना बड़ा फॉल इन सिंगल डायरेक्शन जो करेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके मार्जिन प्रेशर यहाँ पे ट्रिगर होते जा रहे हैं और उसके कारण से एक वो पोजीशन सिस्टम से बाहर होती हुई जा रही। तो एक तो ये प्ले आउट हो रहा है जिसके कारण से मार्केट में एक सप्लाई कंटिन्यूस बना हुआ है, क्योंकि मोस्टली रिटेलर्स में हमने देखा है कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस थी और वो अनवाइंड होते हुए दिख रही है, तो उसका एक प्रेशर तो मार्केट अभी यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे झेलते हुए दिख रहा है। दूसरा एफआईआई की कंटिन्यूस सेलिंग है, वो प्रेशर ऑलरेडी मार्केट में प्ले आउट हो रहा है। लेवल्स जो की बात करें तो लेवल्स में अगर हम बात करें तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया ऑलरेडी टूट चुके, तो सेंटिमेंट ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो बायर्स भी बैकफुट पे जो एक एग्रेशन था बाइंग में वो भी अब नहीं दिख रहा है मार्केट में। जो एक आगे से मार्केट में एग्रेसिव बाइंग होती थी अब वो बैकफुट पे, और ऑर्डर जो लग रहे हैं बाइंग के वो भी पीछे के स्ट्राइक्स पे लग रहे हैं। तो अब ये जो चीजें हैं इसके कारण से प्राइस में जरूर एक फॉल आते हुए दिख रहा है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो अब इतने फॉल के बाद अब यहाँ पे शॉर्ट तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहेगा करना। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपना ट्रेड हेज करना है, तो उसके लिए आपको जरूर सोचना होगा। अगर आपकी पोजीशन रिस्क पे है तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड की पोजीशन रिस्क पे है, तो उसको कहीं ना कहीं हेज करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनानी होगी। उसके सामने अगर होता है तो आपको निफ्टी शॉर्ट करना है या बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है या फ्यूचर्स में शॉर्ट करना है, तो वो आपको स्ट्रेटेजी जरूर प्ले आउट करनी होगी। तो मार्केट में ऑलरेडी वन वे करेक्शन हो चुका है। 16,500 का लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर हम देखें तो पुट राइटर्स ने काफी पोजीशंस 16,500 पे बनाई हुई थी, आज वो भी रिस्क पे आते हुए दिखी। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में जो एक पुल बैक बना है, थोड़ा सा मार्केट वापस 16,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आज के लेवल, आज के लिए तो आप दिन बचा उसमें 16,500 अगर हम होल्ड कर लेते हैं तो थोड़ा सा एक पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, लेकिन ये पुल बैक बहुत बड़ा पुल बैक नहीं होगा। राजेश सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पुल बैक छोटा सा बनेगा, बहुत बड़ा पुल बैक के बारे में मत सोचो, अभी एवरेज करने की जल्दबाजी मत करो। फिर आप आज कौन से शेयर सजेस्ट कर रहे हो ये तो बताओ। तो देखिए डिम्पी जी, कहीं ना कहीं थोड़ा फार्मा में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हम वहां फोकस कर रहे हैं, और जहां पे वीकनेस है वहां पे बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड है। तो फार्मा में हमें लगता है ग्लैंड फार्मा को यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में आज इतने वोलेटाइल मार्केट और डाउन मूव में भी एक स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहा है स्टॉक, हमें लगता है ग्लैंड फार्मा का जो सेटअप हुए दिखाता है कि 3800 से 3820 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। 3690 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। जो दूसरा ट्रेड हम यहाँ सजेस्ट करेंगे वो शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा, और वो रहेगा भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज में देखें तो जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ और जिस तरीके से सस्टेन्ड वीकनेस अब बनी हुई है चार्ट पे, हमें लगता है कि इसके यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। 675 का स्टॉप लॉस रखे, लोअर साइड के टारगेट हमें लगता है 640 तक आते हुए दिख सकते। तो स्टॉक एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन विजिबल है। जो तीसरा स्टॉक है वो बाय साइड का है, और उसमें हमें अरविंदो फार्मा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर इसका सेटअप अगर हम देखें तो आप देखेंगे तो इसमें 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स अब 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अरविंदो फार्मा यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 720 तक के, 670 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है सर, राजेश ने 2 फार्मा स्पेस से बाय कॉल्स इनिशिएट किए हैं और एक ऑटो एंसिलरी से सेल कॉल इनिशिएट किया, और वो हेज स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं इस बाजार में। अब आप देखें तो ये फॉल सिर्फ आपको एक एसेट क्लास में नहीं दिख रहा, आपको डिफरेंट एसेट क्लास में भी दिख रहा है। अब आप ब्रेंट क्रूड को देखें तो वो लगभग $70 पर बैरल के पास है। एंटिसिपेशन ये की जा रही है कि शायद जनवरी फर्स्ट वीक में ओपेक प्लस कंट्रीज की एक बैठक होनी है, जहाँ डिमांड आउटलुक को बात होनी है, डिमांड आउटलुक पे बात होगी, और शायद सप्लाई पर
डे की जो उन्होंने इंक्रीज करनी है उसको लेके एक रीजिग हो सकता है, रिकंसिडरेशन हो सकता है, और जिसके चलते डिमांड आउटलुक को लेकर अब हम वहां पर भी प्रेशर देख रहे हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट मंदार जामसंदेकर है हमारे साथ। मंदार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। कैसे देख रहे हैं आप क्या यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? क्या आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ से ले रहे हैं या वेट एंड वॉच की स्थिति है आपकी भी? नहीं, मुझे लगता है कि दो स्टॉक्स हैं कि जिनमें हम लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। एक स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के तौर पे है, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का अगर चार्ट देखते हैं तो एक साइडवेज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में से ये मैक्सिमम टाइम गुजरा है आज के इंट्राडे चार्ट पे, और 666 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर भी चला है। तो मुझे लगता है कि आखिर के आधे घंटे में पॉसिबली जब तक ये 666 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। तो इसलिए इसमें एक इंट्राडे के लिए लॉन्ग सजेस्ट करूंगा। 662 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 681 का इसमें टारगेट बनेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, ये है बेयर क्रॉप साइंस। इसमें नीचे में बढ़िया सा एक्यूमुलेशन हुआ है पिछले एक महीने में, और इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 4800 के आसपास, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसमें एक 10% अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा 4700 का, और स्टॉप लॉस होगा 4700 का, और इसमें टारगेट होगा 5300 का। ओके, तो बेयर क्रॉप में भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर मंदार की तरफ से। राजेश, मैं आपसे एक स्टॉक पर व्यू चाहूंगा, इस खराब बाजार में भी वो चल रहा है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिग्गज काउंटर 1% ऊपर दिखाई देगा आपको। खबर आ रही है कि एक बार फिर से कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ाने वाली है। अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि उन्होंने दाम बढ़ाए थे, एक बार फिर से वो दाम बढ़ाने वाली है। शायद उस खबर का ओवरहैंग है। आपको लगता है कि चूंकि इतने खराब मार्केट में भी ये स्टॉक चल रहा है तो यहाँ कुछ लॉन्ग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं? देखिए, ये स्टॉक में ऑलरेडी हमने करेक्शन जो देखा था मार्केट में, तो अभी एक्सटेंडेड सेलिंग जो पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिली, इसके पहले ही स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन के दौर से गुजर रहा था। अब स्टॉक का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से रिवर्स करता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से स्टॉक ने एक बाउंस जरूर दिखाया है। हमें लगता है कि स्टॉक में जो आज का लो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2200 के आसपास के जो लो बने हैं, अगर ये लेवल होल्ड कर लेता है स्टॉक, तो ये पुल बैक हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और कहीं ना कहीं ये सेगमेंट में हमें लगता है कि वापस से बाइंग इमर्ज होते हुए दिख सकती है, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे माना जाता है। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में बिल्कुल हमें लगता है कि 2300-2320 तक की अपसाइड हिंद यूनिलीवर में कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी पोजीशन है वो 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। तो 2200 का यहाँ स्टॉप लॉस और 2300-2350 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्टॉक है जो आज इस खराब बाजार में भी दिग्गज स्टॉक इनफैक्ट अच्छा कारोबार कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। एक और स्पेस है जहां आप देख रहे हैं न्यूज की वजह से काफी ज्यादा एक्शन है, और वो है अदानी ग्रुप। यहाँ पर जो है शुक्रवार को एक HNI के साथ मीटिंग हुई, ग्रुप के जो टॉप मैनेजमेंट थे उनकी, और कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और विस्तार योजना पर चर्चा हुई। हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं डिटेल्स बताने के लिए कि उस ग्रुप में, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। शरद, बताइए। जी, अदानी ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट टेक अवेज के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्रुप के CFO हैं जोगेशिंदर सिंह, उन्होंने जो है हमें क्या कहा, तो बेसिकली जो डिजिटल बिजनेस है कंपनी की ओवरऑल ग्रुप का, उस पर फोकस रहेगा, और लगभग 40 करोड़ कंज्यूमर्स जो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो एक बहुत बड़ा डिजिटाइजेशन का ट्रिगर है, स्पेशली एक एसेट हैवी बिजनेस ग्रुप के लिए। उसके अलावा डेटा सेंटर, आपके वाटर सेगमेंट और आपके एयरपोर्ट सेगमेंट और रोड बिजनेस पे, इस पे भी जो है रिन्यूड नई फोकस रहने वाली है। और कंपनी ने ऑल एस्टिमेट दिया है कि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, ये दोनों कंपनीज का जो $1 बिलियन एबिटा रन रेट है कमिंग ईयर्स में आने वाले हैं। उसके बाद एयरपोर्ट बिजनेस पे भी फोकस रहेगा, और उन्होंने कहा है कि लगभग 80 मिलियन पैसेंजर्स और ऑलमोस्ट 250 नॉन पैसेंजर्स जो है एयरपोर्ट एरियाज में आएंगे, और एक कंजम्पशन का जो है थीम देखने मिलेगा। और इसी के कारण जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसमें 1/3 प्रॉफिट्स आएंगे, और अगर ये जो कन्वर्ट किया जाए तो लगभग $2.1 बिलियन का एबिटा का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। तो एयरपोर्ट्स पे बुलिश है वो आपके ग्रुप, और ग्रुप ने ये भी कहा है कि और ज़्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट्स का एक्सपेक्टेशंस रहेगा कैपिटल रेजिंग के लिए, स्पेशली US मार्केट्स के लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में भी जो है उनके CFO कौशल शाह ने कहा कि जो कंपनी की जो कैपेसिटी है उसमें जो 6 गीगावाट से लगभग 8 गीगावाट जो है बढ़ जाएगी मार्च 2022 तक।
और उसके अलावा जो फाइनेंसिंग के ऊपर बातचीत चल रही थी तो लगभग उनके जो सिंपल इंटरेस्ट आती है 12 से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट पे आउट रहता है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखें तो लगभग 8.5% का देखा गया है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लंबे दर के जो बॉन्ड्स होते हैं 10 साल के 20 साल के वो इशुएंस जो है जारी रहेगी करते हुए, और जो लिक्विडिटी रेशियो है वो लगभग 1.5 टाइम्स है टोटल एसेट्स को लेके। तो ओवरऑल जो है अच्छी जो है आउटलुक जो है पेश किया गया था HNIs लोग को। इंटरेस्टिंग है, अदानी ग्रुप और या फिर एक ऐसी रसीद अदानी ग्रीन्स को लेकर जो एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है, ये आपकी स्क्रीन पर अभी आपको बता रहे थे मेरे सहयोगी शरद। अब लेकिन एक और सहयोगी से जुड़ने की बात है, वो है प्रकाश। उनके पास सीधा चलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज CEOs के साथ मुलाकात कर रहे हैं 4 बजे। मुद्दा क्या है एक बार जरा उन्हीं से समझते हैं। प्रकाश बताइए जरा, प्रधानमंत्री आज जब 4 बजे CEOs से मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी? जी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और ये मीटिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट से ठीक पहले ये बैठक हो रही है। और जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, इस बैठक का जो थीम है वो थीम यही है कि रीजुविनेट इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि इसका टारगेट ये रखा गया है कि जो भी इकोनॉमिक रिकवरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें किस किस तरीके से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम भारत को विश्व गुरु बना सकें। इस जो कॉन्सेप्ट नोट है इस बैठक का, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है। इसमें ये बैठक जो है वो इसी बात को लेकर होगी कि कोरोना के बाद दुनिया में जो स्थितियां उभरी हैं और भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें अब हमें यहां से आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और इसमें जो CEOs हैं अलग अलग कैटेगरी के कंपनियों के, वो प्रधानमंत्री को अपनी सलाह देंगे। इस कॉन्सेप्ट नोट में करीब 10 ऐसे आइटम्स हैं जिस पर फोकस किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी की ट्रेंड क्या है, इंडियन इकोनॉमी की अब मौजूदा ट्रेंड क्या है, रिकवरी के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का क्या असर हुआ है, डिजिटल इंफ्रा को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, स्टार्टअप्स के लिए क्या किया गया है, प्री पेंडेमिक सिचुएशन में क्या था और पेंडेमिक का हमने फायदा कैसे उठाया। कई ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर बने हैं, लेकिन अब यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए उसको लेकर चर्चा होगी, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और जिन अलग अलग कैटेगरी की कंपनियों को इन्वाइट किया गया है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, मेटल माइनिंग्स हैं, बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, IT, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये तमाम सेक्टर्स की कंपनियां हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है, जिसमें कई बड़े नाम हैं जिसका जिक्र मैं कर देता हूं। सुनील दुग्गल है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से, TB नरेंद्रन है टाटा स्टील की तरफ से, सज्जन जिंदल, इसके अलावा सलील पारिक है, मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, उदय कोटक, संजीव बजाज, जरीन दारूवाला, इसके अलावा विशाल कंपानी है, KKR इंडिया की तरफ से संजीव नायर है, अमित चंद्रा है। तो तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपने सलाह देंगे। बैठक मैं फिर से कह रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बजट से ठीक पहले की जा रही है, तो जाहिर तौर पे जो सलाह प्रधानमंत्री को दिए जाएंगे, इस बैठक से जो चीजें निकल कर आएंगी वो आने वाले बजट में हम उसकी झलक भी देख सकते हैं। प्रकाश, एक बहुत वैसे नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूँ, ये सुझाव होंगे या फिर रियायतें भी मांगी जाएंगी प्रधानमंत्री से? सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट नोट है हम देख रहे थे उसमें तमाम ऐसे जिक्र किए गए हैं जिसमें जो कदम सरकार ने उठा लिए हैं। अब इसमें फर्दर सजेशंस मांगे जाएंगे कि आप बताइए कि अब यहां से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो उसमें सुझाव भी होंगे, कंपनियां कुछ रियायतें भी मांग सकती हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पर सरकार से उसको और ओपन अप करने के लिए कहा जा सकता है। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे यहां पर इन सुझावों को लेकर सरकार आगे बढ़ती है और क्या इसको बजट में शामिल किया जाता है। देश तो वास्तव में बदल रहा है, पहले वित्त मंत्री भी सुना करते रहे, प्रधानमंत्री भी CEOs के साथ बैठक कर रहे हैं और ठीक बजट से पहले ही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, अहम जानकारी आप दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक से पहले हम मिंडा इंडस्ट्रीज के ग्रुप CFO सुनील बोहरा ने हमसे बातचीत की। उन्होंने ई-व्हीकल सेगमेंट को लेकर बहुत कुछ बताया, एक बार आप सुन लीजिए और उसका फिर ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौट आएंगे। I think we have been speaking for some time in past that first of all our entire portfolio is agnostic to the energy a vehicle runs, be it a IC engine or a EV. So almost all of our products will find a placement, will find in both the energy run vehicles, so be it lamps, wheels, switches, acoustics, everything you would take. So other than maybe
filter or a CNG. So that's number one. So what that does is that creates a very strong base for Minda Industries. And now what we have been doing for over the past 1.5 years is we have been actually looking EV as more as a opportunity where we can enhance our value offering, our kit value to our customers. So if I have to take and talk in terms of numbers, our actual kit value for say a two-wheeler was something like 7,500 rupees a vehicle, which if you go to EV with some changes in current amperages, whatever changes we need for EV purposes, that kit value goes to right around 9,500 rupees. Now the additional EV products which we have identified, if you put that together, that kit value was going almost to like 28,000 rupees. Now, what we have done, we have forged a joint venture with Frevo, and what it does, it's like make 1 and 1 11. So in a way that our value offering or our product portfolio increases significantly, and our kit value per vehicle goes up from 28,000 to almost 56,000 rupees a vehicle. So we'll have an entire e-mobility components which you need in a drive chain, be it a BMS or a DC-DC converter or a off-board charger, on-board charger, smart plug, BCM, motor controller, battery pack. So we'll have a significant components systems for a EV which are you can say uncomparable with anybody in the country. So we'll have स्वागत है एक बार फिर आपका क्लोजिंग कॉल्स में। निचले स्तरों से कुछ हल्की रिकवरी हमने बाजार में देखी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहेंगे 400 पॉइंट निफ्टी अभी भी नीचे दिखाई देगा, उतना ही करीब 2 से 2.5% नीचे सेंसेक्स। बैंक निफ्टी पर काफी ज्यादा दबाव है, करीब 3.5% नीचे वो, और सबसे ज्यादा मार जो पड़ रही है वो मिड कैप स्मॉल कैप में पड़ रही है। 4 से 4.5% की बिकवाली वहां देखने को मिलेगी। एक और स्पेस है जहां पर बिकवाली काफी हावी हो रही है और वो है कच्चा तेल। हमने देखा MCX पर करीब 5% तक टूट गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि $70 का भाव टूट गया है ब्रेंट पर। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स देने के लिए। विश्वमोहन, क्या वजह बताई जा रही है अचानक इतनी ज्यादा जो गिरावट हम देख रहे हैं कच्चे तेल में, उसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो कच्चे तेल की गिरावट की है वो ओमिक्रॉन को लेकर जो चिंता बढ़ी है वही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि नीदरलैंड में नेशनल लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पे नए पाबंदियां लगाने की बात चल रही है। जैसे जैसे छुट्टियों का समय आएगा, क्रिसमस और नए साल की छुट्टी के दौरान काफी पाबंदियां वहां पर लगाई जा सकती है और लग रहा है कि इसका सीधा असर डिमांड पर होगा और वही चिंता यहां पर कच्चे तेल के मार्केट पर हावी हुई है और 6% तक दाम अब तक टूट चुके हैं। महीने भर की बात करें तो करीब 13% नीचे कच्चे तेल के दाम आ चुके हैं। इसके अलावा इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जिस तरह की गिरावट आई है उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी चिंता बढ़ी है। लग रहा है कि जो रिकवरी का पाथ धीरे धीरे हम वापस लौट रहे थे वहां पर फिर से धीमापन देखने को मिलेगा, उसका भी असर यहां पर हावी होता है। ये कुछ ऐसी वजह हैं जो कच्चे तेल की कीमतों पर आज दबाव बना रहे हैं। साथ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट विश्व, इस पे ये भी मैं कहीं पढ़ रही थी कि ओपेक प्लस देशों की एक बैठक होनी है जनवरी में, जिस पर वो जो मंथली सप्लाई है उसे बढ़ाने की बात करने वाले थे, लेकिन अब शायद ओमिक्रॉन के बढ़ते कंसर्न्स के चलते शायद वहां पर ये इस बड़े मीटिंग को लेकर कुछ बदलाव हो सकता है, प्रीपोन हो सकती है, और इस पर कोई और फर्दर अपडेट है आपके पास? जी, 4 जनवरी को ये बैठक होने वाली थी। अगस्त के महीने से लगातार वो रोजाना 4-4 लाख बैरल का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने का फैसला उन्होंने किया था। एक करार बना था ओपेक और नॉन ओपेक देशों में, लेकिन अब ओपेक की जो रिव्यू कमेटी है उनके तरफ से ऐसे सेंस मिल रहे हैं कि वो समय से पहले भी रिव्यू करे। अगर मांग में ज्यादा कमी आती है तो वो जो जनवरी की बैठक जो 4 जनवरी को, उससे पहले भी वो फैसला ले ले और मांग उत्पादन जो बढ़ाने का वो फैसला कर रहे हैं वो उत्पादन में अब कमी कर दे या यहाँ पे उसको स्टे लगा दे। तो ये कुछ फैसले ओपेक की तरफ से हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ ठोस इस पर फैसला नहीं आया है और वो बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है, 2 हफ्ते के भीतर ही वो अगली बैठक होने वाली है, उसमें ही शायद ये फैसला ले कि उन्हें उत्पादन को रोकना है, बढ़ोतरी का जो फैसला उन्होंने किया था, जो करार है उस करार को कायम रखना है या नए सिरे से फिर से नई रिव्यू करेंगे पॉलिसी को। ये जल्द देखने वाली बात होगी। ठीक है विश्वमोहन, आपको भी कमोडिटी कवर करते हैं ना, तो ये जो आज बैन लगा है कुछ कमोडिटीज पे और बता दिया गया कि अब इसको आपको सिर्फ खत्म करना है, अब आगे एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, कौन कौन सी कमोडिटी है और वजह, ये दोनों बता दीजिए। देखिए 7 ऐसी कमोडिटीज थी। एक तो गेहूं और पैडी में नॉन बासमती जो सेगमेंट होता है जो NCDX पे ट्रेड होता है, ये दोनों। दलहन में दलहन पल्सेस में चना और मूंग, और तिलहन में सोयाबीन के सारे वादा कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद मस्टर्ड
और फिर क्रूड पाम तेल, इस सारे कॉन्ट्रैक्ट पर बैन लगा दिया गया। अगले 1 साल तक इनके कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे। हालांकि जिनकी पोजीशन पहले से है वो अपनी पोजीशन काट सकते हैं, ऐसी इजाजत दी गई है। हालांकि चना और मस्टर्ड में तो 2 महीने पहले ही बैन लगाए गए थे, लेकिन अब इस बात की सफाई आ गई है कि 1 साल तक अब कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट इन 7 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च नहीं होंगे। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई ये जा रही है कि महंगाई पर सरकार का फोकस है। सरकार को लगता है कि वायदा बाजार में बेवजह से अटकलें लगती हैं और अनावश्यक तौर पर कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से सरकार ने यह फैसला किया है। हालांकि इंडस्ट्री की तरफ से काफी विरोध हो रहा है। उनका कहना है जितने भी वैल्यू चेन स्टेक होल्डर्स है पूरे कमोडिटी वायदा में, अगर उनकी राय भी लेनी चाहिए तभी इस तरह के फैसले होने चाहिए, क्योंकि इससे सेंटिमेंट खराब होता है। क्योंकि एक तरफ आप एपीआईज की लाने की बात करते हैं, एक कमोडिटी पे आप यूनिफॉर्म कमोडिटी एक्सचेंज बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप सेंटिमेंट को भी हर्ट कर रहे हैं, तो ये काफी एक सेटबैक है उन सारे में। और 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं एग्री वायदा को शुरू हुए, लेकिन अब तक इसमें उस तरह के वॉल्यूम जनरेट होते हुए हमने नहीं देखा। तो एक सवाल खड़े करते हैं कि एग्री वायदा क्या वापस से चलाना इतना वायबल है और लोग अब इस तरफ आएंगे वापस लौट के? अगर 1 साल बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा शुरू होते हैं तो क्या इतना आसान होगा लोगों को, निवेशकों को वापस यहाँ पर खींच कर लाना? चलिए, बिल्कुल शुक्रिया विश्व मोहन इस जानकारी के लिए। अब एक बार फिर से बाजार पर लौटते हैं और अब थोड़ी रिकवरी आपको मार्केट्स में देखने को मिली है। निफ्टी में अब लगभग 2% की गिरावट रही है। पहले हमने देखा कि राउंड अबाउट 3% से ज्यादा की यहाँ पर डेंट था। 16,600 के ऊपर है हम, और बैंक निफ्टी में भी हल्की रिकवरी आई है। और जिन काउंटर्स में रिकवरी आई है पिछले 15 मिनट में, पिछले आधे घंटे में, उनमें मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा, ये सबसे ऊपर है काउंटर्स। आपको क्या लग रहा है राजेश, अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो अगर सबसे पहले कौन से सेक्टर में बाउंस बैक आएगा, कहां पुल बैक देखने को मिल सकता है, और क्या आपको लगता है कि थोड़ी बहुत जो रिकवरी आई है ये एक शायद कोई अर्ली साइंस है बाउंस बैक के? देखिए प्रियंका जी, बाउंस में हमें लगता है जो सेक्टर यहाँ से फर्स्ट बाउंस का मूव दे सकते हैं वो रहेगा फार्मा, एफएमसीजी और आईटी। ये 3 सेक्टर हमें लगता है कि अभी भी जो मार्केट में पिछले दिनों से जो गिरावट चल रही है, इनमें तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं एक जो इंटेंसिटी है सेलिंग की वो थोड़ी सी वीक है। तो हमें लगता है कि ये 3 सेक्टर बिल्कुल रेडी है यहाँ से बाउंस देने के लिए। इंडेक्स जैसे ही अपनी गिरावट को थामेगा तो ये 3 सेक्टर में सबसे पहले बाउंस आएगा। अगर आप देखें तो फार्मा स्टॉक्स में मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ग्लेनमार्क देखे, डॉक्टर रेड्डी देखे, सिप्ला, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। तो हम पहली बैट तो हम फार्मा स्टॉक्स पे लगाएंगे। दूसरा हम एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करेंगे। उसमें हमें यूनिलीवर, पीडीलाइट, एशियन पेंट, ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और तीसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है वो है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर ओवरऑल एक बुलिश टेरिटरी में, जरूर मार्केट की गिरावट के साथ थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला, लेकिन अभी भी जो सेटअप है स्टॉक्स के, इंडिविजुअल स्टॉक्स के, वो अभी भी बुलिश जोन में। हमें लगता है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये तीनों स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। मिड कैप आईटी में एलएनटी, इन्फोटेक, ये स्टॉक्स पे भी फोकस किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स जहां पर लग रहा है कि राजेश को कि यहां से पुल बैक आ सकता है, पुल बैक फार्मा स्पेस में आने की एक्सपेक्टेशन, और सिप्ला के आज के हरे निशान में होने की 2 बड़ी वजह भी है, क्योंकि उनके पास एक वन ऑफ द बिग कोवर्ट पोर्टफोलियो भी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस को लीड कर रहा है। फ्रंट रनिंग काउंटर्स जिनमें आज बाजार में जिनमें आज बढ़त देखने को मिल रही है उसमें सिप्ला भी है, और इनफैक्ट दे गॉट अ पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो। लेकिन डिफेंसिव बेट्स यहां पर राजेश को लग रही है। सिप्ला के अलावा उन्हें लगता है कि फार्मा स्पेस से और दूसरी काउंटर्स भी ले जा सकता है। मंदार, आपको क्या लगता है जो यहां से अगर पुल बैक आता है तो क्या डिफेंसिव बेट्स में हमें एफएमसीजी स्पेस पर भी बेट ऑन किया जा सकता है? मंदार से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार मार्केट्स पर देखें तो इस वक्त रिकवरी जो आई है, कुछ पॉइंट्स की रिकवरी आई है, लगभग 100 ऑड पॉइंट्स की आपको रिकवरी दिख रही है निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी अब हमें जहां एक समय पर 1500 से ज्यादा की गिरावट, 1500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिख रहा था, वहां पर भी एक रिकवरी जरूर दिखाई दे रही है। राजेश, ऐसे में कौन से सेक्टर्स, आपने हालांकि सेक्टर्स की बात कही, लेकिन आप कौन से अहम क्रूशल निफ्टी पर सपोर्ट को इस वक्त आय कर रहे हैं, या फिर एक बड़ी रेजिस्टेंस को आय कर रहे हैं जिसके बाद क्रॉस होने के बाद भी आपको लगता है कि बुल्स विल बी बैक? तो प्रियंका जी देखिए, 16,000
16,500 तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल अब बन चुका है आज के लिए। आज के सेशन में देखें तो एक बार जरूर फिसले थे उसके नीचे, लेकिन अब 16,500 के ऊपर हम निफ्टी स्पॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम डेटा को भी एनालाइज करें तो लास्ट वीक तक का जो डेटा था फ्राइडे तक का, उसमें भी 16,500 पे मेजर पुट राइटर्स थे। 17,000 के नीचे के जो पुट राइटर्स थे, तो वो बेस तो 16,500 का बना के रखा था पुट राइटर्स ने। तो आज वापस से हम उसके ऊपर रीगेन करते हुए दिख रहे हैं, तो ये तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल जैसा काम करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस की जो बात करें, रेजिस्टेंस में मेजर रेजिस्टेंस जो बना हुआ है अब निफ्टी के लिए, वो बनेगा अब 16,800 के आसपास। 16,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अगर ये पुल बैक कंटिन्यू होता है और क्लोजिंग तक कंटिन्यू होकर नेक्स्ट डे भी अगर ये और फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिलती है तो 16,800 के लेवल को देखना चाहिए। तो हमें लगता है लिमिटेड पीरियड के लिए अगर 16,500 16,800 ये एक दायरा रहेगा निफ्टी के लिए। 16,800 के ऊपर जरूर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, लेकिन अभी के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 16,800 पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। अभी से इसके ऊपर के लेवल को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है 16,800 के स्ट्राइक पे। स्पीड से जरा वो शेयर्स आपको दिखाते हैं जिनकी रिकवरी बड़ी फास्ट है मिड कैप के अंदर। पहले आप जरा टेस्टी बाइट नाम की कंपनी जरा उसको दिखाइए। ये शानदार मूव इसके अंदर आया, आज डे लो से क्या स्पीड से ऊपर आया। एक और शेयर है जिसके अंदर आपको तेज दिखे, इनफैक्ट उसमें सर्किट ही लग गया 5% का, वो है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स। EKC के नाम से आपको मिलेगा अगर आप सर्च कर रहे हैं तो। ये सर्किट पे इनफैक्ट अब शेयर, एक इसाब इंडिया करके एक शेयर है, एक अपार इंडस्ट्रीज करके एक शेयर है, और एक प्रताप स्नैक्स करके एक शेयर है। ये ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने आज बिल्कुल बकिंग द ट्रेंड, जिसे कहेंगे ना, बाजार जब जब डे लो टेस्ट कर रहा था तब तब ये डे हाइस को टेस्ट कर रहे थे, अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। सर मैं मिड कैप के शेयर पूछ रहा हूँ, प्रताप स्नैक्स। राजेश जी तो आपकी एरिया के, इंदौर के ही हैं, जरा बताइए प्रताप स्नैक्स में क्या करना है। तो बिल्कुल डिप्पी जी देखिए, ये स्टॉक्स में एक लोअर साइड पे जो भी सप्लाई था कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड बना है, हमें लगता है कि इनमें कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इनके सेटअप देखे तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करे। आपने जिन भी स्टॉक्स की बात करी थी तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में देखे हमें लगता है कि ये 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड किए हुए। इस मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग का व्यू, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स में बैट लगानी, लॉन्ग साइड की और पुलबैक का ट्रेड खेलना है, तो आपको वही सारे स्टॉक्स पे फोकस करना होगा जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज अभी भी ब्रेक नहीं हुए। और प्रताप स्नैक्स का भी अगर हम सेटअप देखें तो ये स्टॉक्स का भी सेटअप जिस तरीके से बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ से और भी अपसाइड का मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 839 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे 810 ये स्टॉप लॉस रखे, टारगेट होना चाहिए 870 880 तक के। इंटरेस्टिंग है। 2-4 शेयर और अच्छे हैं, जैसे HUL के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आई। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी सौमित्र आपको बता भी रहे थे HUL के बारे में, इसके अंदर एक शानदार स्ट्रेंथ है। एक और शेयर अरविंदो फार्मा आपकी लिस्ट में है, ग्लैंड फार्मा आपकी लिस्ट में है। सर गुजरात फ्लोरो, राजेश जी जरा ये बार भी शेयर देख लीजिए, ट्रेंडिंग शेयर है गुजरात फ्लोरो, इस पे क्या करना चाहिए? ये भी अच्छी रिकवरी करके आज डे हाइस पे बंद कर रहा है। तो डिम्पी जी देखिए, गुजरात फ्लोरो का अगर हम सेटअप एनालाइज करें तो लोअर साइड से जरूर एक डिप के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड बना है, और जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट है प्लेस्ड है, हमें लगता है कि ये रिकवरी यहाँ से और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। और जिनके पास भी पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे अगर ट्रेड बनाया है तो बिल्कुल होल्ड रखे, 2100 के आसपास अब स्टॉप लॉस रख ले। और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है इसमें 2220 2240 ये एक अपसाइड का लिए अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो 2100 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड का। ओके, तो वो है गुजरात फ्लोरो पर स्ट्रैटेजी। एक स्पेस पर जो मेरी नजर पड़ी हुई है राजेश जी, वो है छोटे बैंक। हमने देखा कि जो पूरा बैंक निफ्टी है उसमें अच्छा खासा दबाव, आज 3-3.5% तो गिरावट वहां देखने को मिली, लेकिन कुछ मिड साइज बैंक जो है, RBL बैंक हुआ वो करीब 6% नीचे आपको दिखाई देगा, बैंक ऑफ इंडिया आपको करीब 6% नीचे दिखाई देगा, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे 5 से 6% नीचे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब भी रिकवरी शुरू होगी, आपको लगता है कि बड़े बैंक ही पहले चलेंगे या ये जो छोटे बैंक, इनमें अच्छा करेक्शन हो चुका है, यहां से एक एंट्री पॉइंट बनता है ताकि एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सके आने वाले दिनों में? देखिए, जो छोटे बैंक जिनके आपने जिक्र किया, RBL, बंधन बैंक, इनके सेटअप तो ऑलरेडी वैसे भी वीक थे। जब भी मार्केट एक हायर साइड पे मूव भी कर रहा था, रिकवरी भी दिखा रहा था, सारे दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स भी मूव हो रहे थे, लेकिन इन स्टॉक्स में उतनी रिकवरी अभी बनी नहीं। अभी के जो रिसेंट फॉल में ये स्टॉक्स में अगर हम देखें तो शॉर्ट टू मीडियम सेटअप में भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो रिकवरी का ट्रेड तो जो बनेगा वो लार्ज कैप बैंक्स में ही बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडेक्स को सपोर्ट देने में लार्ज कैप स्टॉक्स ही आगे से फ्रंट से लीड करेंगे। बिकॉज अगर हम देखें तो
बैंक निफ्टी इटसेल्फ एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करती हुई दिख रही है और सारे लार्ज प्राइवेट एज वेल एज पीएसयू बैंक्स में भी देखें तो काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो अब यहां से जो पुलबैक का ट्रेड बनेगा, फर्स्ट तो हमें लगता है कि फर्स्ट मूवर तो लार्ज कैप बैंक ही रहेंगे, जिसमें पीएसयू बैंक में हमें लगता है कि कैनरा बैंक का सेटअप अभी भी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन अगर इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो अभी भी स्टॉक 185 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कैनरा बैंक को यहाँ पे देखना चाहिए। अगर बैंकों में रिकवरी बनेगी तो कैनरा बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव है। दूसरा स्टॉक की बात करें तो हमें आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पे करेक्शन के बाद काफी अट्रैक्टिव जगह पे मिल रहा है। अगर देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है 700 के आसपास, उसके आसपास ही स्टॉक एक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो लीड तो हमें लगता है बड़े बैंकों से आएगी और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक में हमें यहाँ पे पसंद है करेक्शन के बाद, और कैनरा बैंक पीएसयू सेक्टर से हमें लगता है कि ये दोनों बैंकों पे फोकस किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल राजेश, इस वक्त अगर आप देखें पिछले कुछ मिनटों में जीएसडब्ल्यू एनर्जी में एक अच्छा पुल बैक आया है, वहां पर रिकवरी जरूर देखने को मिली। इनफैक्ट मिड कैप, कुछ सेलेक्टिव मिड कैप्स की यहाँ बात करेंगे जो अपने 52 वीक हाई के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। आप अगर यहाँ उनमें से एक जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी है, आईआरसीटीसी भी है, दीपक नाइट्रेट है, और इनमें लगभग 27 से 30% तक का फॉल देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर शायद और रिकवरी आ सकती है, मे बी स्टॉक सिलेक्शन करनी हो स्विंग ट्रेड के लिए, एक पुल बैक रैली के लिए किसी को प्ले करना हो तो आप कुछ काउंटर्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी, जैसे आपने जीएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करी तो वो तो एक ट्रेड टू ट्रेड में स्टॉक है, तो जरूर उसमें तो जो मूव आएगा वो एक डिलीवरी बेस ही ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसमें इंट्राडे सॉर्ट ऑफ कोई ट्रेडिंग मूव यहाँ पे नहीं बनेगा। जो भी होगा एक डिलीवरी बेस ही मूव होगा। तो हमें लगता है कि ये तो स्टॉक में जो रिकवरी बनी जरूर हो सकता है स्टॉक अपर सर्किट की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। दीपक नाइट्राइट की बात करें तो ये स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और काफी समय से स्टॉक एक कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो करेक्शन के बाद स्टॉक वापस अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 2120 2150 ये जोन के आसपास आके कहीं ना कहीं वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा पिछले दिनों में केमिकल स्पेस में एक अच्छा बाइंग का मूव बनते हुए दिखा था, जिसमें नवीन फ्लोराइन एक काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है। लेकिन दीपक नाइट्राइट में रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 2110 के आसपास। और लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, जैसे स्टॉक 2230 2240 का लेवल क्रॉस करेगा तो दीपक नाइट्राइट में अपसाइड के मूव 2400 तक भी आते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो केमिकल स्पेस भी हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। करेक्शन के बाद काफी स्टॉक्स में पिछले दिनों में बाइंग इंटरेस्ट बनी थी और हमें लगता है कंटिन्यूटी जैसे ही मार्केट में रिकवरी होगी तो केमिकल स्पेस में भी एक अच्छी कंटिन्यूटी बनते हुए दिख सकती है। ठीक है राजेश सर, तो आपको यही बताते हुए कि अलग अलग स्टॉक्स में इस समय की पोजीशंस क्या बन रही हैं, लेकिन कई बार मैक्रो लेवल्स पे भी चीज़ों को देखना होता है। जब इस तरह की गिरावट आती है, जब एक एक दिन के अंदर आपका सेंसेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी हजार पॉइंट टूट जाए। कोटक म्यूचुअल फंड्स के पंकज टिब्रेवाल से हमने बातचीत की। उनका मानना है कि साल बाद बार कॉर्पोरेट का एक अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। इस दौर में बाजार की गिरावट में निवेश के अच्छे मौके ढूंढने चाहिए। किस किस जगह पे वो पिन कर रहे हैं, किस किस जगह पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक बार जरा वो भी सुन लेते हैं। अगर आप मीडियम अवधि में देखें तो हम आज भी मार्केट पर काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया के मुनाफे का नया साइकिल देखें तो कई सालों बाद कॉर्पोरेट इंडिया काफी अच्छा मुनाफा डिलीवर कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसियां काफी इकोनॉमी के हित में है और जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी स्टार्ट हो रही है आफ्टर 10 साल के बाद। तो मीडियम टर्म की अगर अवधि देखें तो मार्केट्स में एवरी लेवल पर अगर मार्केट जब भी गिरावट होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट नियर टर्म में हम काफी दिनों से बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा संकोच हो रहा है मार्केट में अभी इस समय निवेश करने में। उनके कारण ये है कि अगर आप लास्ट 4-5 तिमाही में देखें तो मार्केट में एक बड़ा स्ट्रेंथ इसलिए आया क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया अपने मुनाफे में। और अगर हम ये पहले हाफ की बात करते हैं जो सितंबर एंडिंग था, तो उसमें NSE 500 कंपनियों ने करीबन टोटल मिला के 4,40,000 करोड़ का प्रॉफिट पूल दिया। और इसी को अगर हम लास्ट ईयर से पूरे साल से कंपेयर करते हैं तो करीबन 70% हमने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उसका अचीव कर लिया। तो क्लियरली एक स्ट्रेंथ था लास्ट 4-5 तिमाही से, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया का प्रदर्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमारा ये मानना है
कि कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन पर कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। कमोडिटी प्राइसेस आप सब जानते हैं कि किस रफ्तार से लास्ट 6 महीने में बढ़ी हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, टिम्बर हो, लंबर हो, सब में एक बड़ी तेजी आई है और वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। प्लस अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वेज इन्फ्लेशन, सब चीजों में एक कहीं ना कहीं स्पेंडिंग वापस आई है और तेजी आई है, जिसके कारण मार्जिन पर प्रेशर रहेगा। और हमें लगता है कि जो अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल कॉर्पोरेट इंडिया ने लास्ट 5 तिमाही में देखा था, जिसके कारण मार्केट काफी स्ट्रांग और सपोर्टेड था, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 तिमाही में पॉज लेगा। हेडलाइन नंबर आने वाले तिमाही में तभी भी स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन ना भूलें कि मार्केट हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज को देखता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज को। और अगर आज मैं इंक्रीमेंटल चेंज देखता हूं तो कहीं ना कहीं वहां एक पॉज आने वाला है। सेकंड, अगर हम देखते हैं तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स पर अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि जो 18 महीने से हमने नॉन स्टॉप एक रैली देखी और ये सबसे बड़ी अवधि की रैली रही है ऑन रिकॉर्ड विदाउट इवन अ 10% करेक्शन, 10% की भी हमने गिरावट नहीं देखी थी मार्केट में। अब लास्ट 1-1.5 महीने से हमें वो गिरावट दिख रही है, तो हमें ये संकेत मिल रहा है, हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बेस्ट ऑफ द मार्केट ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं पीछे है और आने वाले समय में मार्केट बहुत सिलेक्टिव और पोलराइज्ड हो सकता है नेक्स्ट 12-18 महीने में। तीसरी चीज अगर हम देखें तो फेड ने और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने ये काफी क्लियर कर दिया है कि जो लो ब्याज दर थे वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है और आने वाले इस तिमाही में इस साल में 2022 में 3 रेट हाइक फेड ने बोला है कि हो सकता है और ये कहीं ना कहीं अदर सेंट्रल बैंकर्स भी फॉलो करेंगे। तो जो इजी लिक्विडिटी थी, इजी इंटरेस्ट रेट एरा था, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे है। तो ये तीनों चीज का अगर हम सम्मिलन करते हैं तो हमें लगता है कि नियर टर्म में मार्केट पर थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है। थोड़े से अगर मुनाफे हैं तो आपको घर ले जाना चाहिए, अगर आप ओवरवेट हैं इक्विटी पर तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को न्यूट्रल वेट लाना चाहिए। बिल्कुल, तो बाजार के सभी एक्सपर्ट्स का नजरिया आपको मिलता रहेगा 18 आवर स्वदेश पर। हम आपको बताते रहेंगे कि बाजार में जो इस समय स्थिति है, गिरावट है, ऐसे में किस तरह आपको पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। पंकज टिब्रेवाल वहां पर बताते हुए हमारे साथ राजेश बने हुए हैं। राजेश, एक स्टॉक पर फोकस मेरा अभी पड़ा और वो है नाल्को का। स्टॉक तो करीब इस समय 5% नीचे दिखाई देगा आपको, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत हाई है, इसलिए यहां पर नजर पड़ी। और हम देख रहे हैं कि साल भर में ये इसका चार्ट काफी इंप्रेसिव दिखाई दे रहा है, करीब 150% की बढ़त हो चुकी है साल भर के अंदर। 127 का हाई है इसका, 93 फिलहाल यहां दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये अभी भी चलेगा स्टॉक 93 के लेवल से आगे? देखिए, लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन नियर टर्म चार्ट पे जरूर मेटल स्टॉक्स में एक वीकनेस अभी यहाँ पे विजिबल है। लेकिन अगर इस स्टॉक को इंडिविजुअल एनालाइज करें तो स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है करीब 88 के आसपास, और हमें लगता है 88 का लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंसोलिडेट हमें लगता है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है स्टॉक, लेकिन ओवरऑल सेटअप देखें तो एक बुलिश जोन में है स्टॉक। 88 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है, लेकिन हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक 102, 103 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तो कुछ समय कंसोलिडेशन होते हुए दिख सकता है। 85 से लेके 105 ये एक रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी। 105 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में वापस से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिख सकता है, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है स्टॉक को। जो डिप मिली है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। कुछ और काउंटर्स देखते हैं डेरिवेटिव स्पेस से। राजेश, अगर आप एक बार अतुल लिमिटेड और साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इनको यहाँ देखें तो यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, इनफैक्ट शुड बी द राइट वर्ड? देखिए, पिडिलाइट काफी स्टेबल है। अतुल लिमिटेड में तो वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं वॉल्यूम, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री का सेटअप हमें अच्छा लग रहा है। और अब जैसा पहले भी चर्चा में हमने बताया कि हमें एफएमसीजी सेक्टर में भी आगे आने वाले दिनों में वापस से अपसाइड का मूव बनते हुए दिखेगा। पिडिलाइट बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2407 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी का ट्रेड बना है 2360 ये स्टॉप लॉस रख ले।
और ओवरऑल हमें लगता है ये स्टॉक वापस से 2530 2550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक करेक्शन देखने को मिला, 2 महीने का करेक्शन था, उसके बाद करंट मंथ में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही है स्टॉक में, और हमें लगता है दिसंबर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टॉक के लिए। ये अगर 2400 के ऊपर ही दिसंबर मंथ की क्लोजिंग देता है तो एक रिवर्सल के साइन वापस से मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे, 2550 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है पिडिलाइट को। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये वो सारे शेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्रूड के बेनिफिशियरी भी हैं। थोड़ी देर पहले हम क्रूड को लेकर चर्चा भी कर रहे थे, पिडिलाइट उसका एक बेनिफिशियरी है। बर्जर पेंट, नीलकमल इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल, इन सब का मोर देन 40% एज अ क्रूड ही रॉ मटेरियल है। और अगर इन सब के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, क्रूड के अंदर गिरावट आएगी, सारे शेयर्स चलते हुए दिखेंगे। इसलिए पिडिलाइट आपको 2530 तो 2550 तक के टारगेट आपको राजेश से देते हुए दिख रहे हैं। खैर नहीं, हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ एक ऐसे शेयर्स जहां पे मार्केट का एकदम से मोमेंटम आया, उसमें मारुति और एस्कॉर्ट्स जैसे शेयर है। एस्कॉर्ट्स तो खैर टूटा ही नहीं, 1800 की रेंज में अभी भी है, लेकिन मारुति का आज का पुल बैक काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ये प्रशांत सावंत भी इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बार जरा मारुति को चेक कीजिए आप, आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे मारुति के अंदर? एक पुल बैक ट्रेड लेना चाहता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, और उस अपॉर्चुनिटी में अगर मेरे को मारुति ठीक दिखता है तो मैं लूंगा। जिनकी बस थोड़ी सी वेट करनी होगी। अभी ये करीबन चल रहा है 7285-90। एक बार ये 7325 यानी 40 पॉइंट मारुति के लिए कुछ होते नहीं है, बट हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये लेवल अहम है। तो ये 7325 क्रॉस कर दे, हम इसको बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 7270 का। तो हमें एक 60-65 पॉइंट की एक 1% रिस्क पे हम मारुति में पोजीशन ले सकते हैं, और अगर ये यहां से पिकअप हो जाए तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 7600 का, एंड नेक्स्ट टारगेट कैन बी 7750। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और एक बार ये इस अहम लेवल को क्रॉस कर दे फिर मैं इसमें पोजीशन बना लूंगा। राइट प्रशांत, मॉर्निंग में आपसे जब आपने बात की तो आपकी कन्विक्शन बड़ी क्लियर थी कि अभी भी कहीं से पुल बैक के साइंस नहीं दिख रहे हैं। अब क्या कन्विक्शन आपकी बन रही है बाजार पर 16600 के पार अगर हम क्लोज होते हैं आज, तो यहाँ पर क्या आप कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस होते हुए देखते हैं? क्या आपकी यहाँ कन्विक्शन होगी? प्रियंका, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 16600 ये लेवल में करीबन 7-8 दिनों से कह रहा था, करीबन इसी के आसपास हमारा बॉटम आज बन गया है। अब मेरे लिए अहम होगा कि हम जो प्रीवियस लो था 16850 निफ्टी फ्यूचर्स में, इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे तो मैं कंफर्म बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊंगा कि बॉटम बन चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे 16850 के लिए। बट इसी के साथ हमने सुबह जो 2-3 स्टॉक्स की बात की थी, उनमें से एक्सिस कैड आज अपर सर्किट पे अभी पहुंचा है, ये करीबन 100 के आसपास हमने रेकमेंड किया था, वो 110 हो चुका है। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स भी ऊपर आ चुका है, तो हमारे शॉर्ट्स भी चले बिल्कुल जैसे हमने कहा था, हमारा टारगेट उसमें आ गया। उसी के साथ जो सुबह स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए थे, जो चेरी पिक किए थे, वो भी करीबन बहुत अच्छी मूव दिखे। एक्सिस कैड ने तो आज एक ही दिन में 10% की मूव हमें दी गई, तो बहुत अच्छा दिन आज रहा है पर्सनली मेरे हिसाब से जिन्होंने सुबह हमारे शो को फॉलो किया था। अब निफ्टी फ्यूचर्स 16850 इज अ नंबर टू वॉच। 16850 के ऊपर क्लोज मिल जाए, आप बहुत बेझिझक इसमें लॉन्ग जा सकते हो। चलिए 16850 के ऊपर क्लोज होना आज तो बहुत मुश्किल लग रहा है, सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं, तो कल तक का तो इंतजार करना होगा इस लेवल को वॉच करने के लिए। लेकिन अगर पुल बैक रैली आती है प्रशांत, क्या लग रहा है? ऑटो स्पेस में आ सकती है, मारुति सुजुकी रिकवर हुआ, हीरो मोटोकॉर्प रिकवर हुआ, ऑटो स्पेस में आ सकती है। और उसी के साथ जैसे कि मैंने सुबह कहा था, मुझे बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि एसबीआई 445 के नजदीक आ जाएगा, तो आज इसका लो बना 443 यानी 443। तो ये दोनों बैंक्स मुझे इस लेवल पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आईसीआईसीआई में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 680 का, 680 का, और एसबीआई में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 425 यानी 425 का। और इन दोनों में मैं लॉन्ग रहना चाहूंगा निवेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। आईसीआईसीआई यहां से मुझे अब बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी या सरप्राइज नहीं होगा अगर ये यहां से 30-40% रैली 2 से ढाई महीनों में भी दे दे। मुझे इस स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है, करेक्शन भी बहुत हेल्दी हुआ है, तो ये डेफिनेटली बाय लिस्ट में होना चाहिए। पावर ग्रिड पे क्या व्यू बनेगा आपका? फिलहाल हम देख रहे हैं कि फ्लैट होता जा रहा है ट्रेड में, गिरावट यहां भी देखने को मिली थी सुबह, लेकिन अब 209 के लेवल पर आपको लगता है कि यहां से बीटीएसटी जैसा कोई कॉल बनता है? मेरे हिसाब से पावर ग्रिड एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, और मैं इसमें बीटीएसटी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये 215 क्रॉस ना कर दे इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखूंगा इसको,
और जहां तक काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड होते हैं तो उनको डेफिनेटली स्टॉप लॉस 200 पे कंफर्टेबली बना के रख सकते हैं। बहुत अहम सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनको मोमेंटम चाहिए या बीटीएसटी चाहिए या ऐसे ट्रेड्स चाहिए, एक बार 215 के लिए वेट कीजिए। 215 के ऊपर आपको 4-5% का मूव बहुत जल्द मिल जाएगा। तो यानी अगर आप सेक्टोरिकली देखें तो आज पूरे दिन बाजार में सबसे ज्यादा जिस सेक्टर ने ड्रैग किया उनमें रियलिटी स्पेस, पीएसयू बैंक, मीडिया, मेटल, ये स्पेसेस थे। फार्मा से आपको कुछ स्ट्रेंथ मिली, स्ट्रेंथ भी नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट सिलेक्टिव स्टॉक्स में आपको आज एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। सिप्ला कहीं ना कहीं यानी ओमिक्रॉन, कोविड की थर्ड वेव, इसका डर क्लियरली बाजार पर हावी रहा। यूएस मार्केट्स हमने देखा था शुक्रवार को एक बड़ी फॉल के साथ क्लोज हुए थे और उसको ही हम कहीं ना कहीं रिप्लिका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्लोबली मार्केट्स में इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर जो एक फियर है, कंसर्न्स है, वो आपको क्लियरली इंडियन मार्केट्स में भी आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो 16,600 के ऊपर तो हम हैं, लेकिन अब भी हम पर 2% का डेंट है निफ्टी स्टॉक इंडेक्स पर। और साथ ही आप बैंक निफ्टी की बात करें, वहां पर एक समय पर फॉल बहुत ज्यादा था, 1500 पॉइंट्स का फॉल था। इस वक्त भी हम 35,000 के नीचे ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 34,500 के आसपास। सो क्लियरली आज बाजार पर पीएसयू बैंक स्पेस सेकेंड इंडेक्स था, सेक्टोरल था, जहां पर आपको बड़ा डेंट देखने को मिला। निफ्टी मेटल की आप बात करें तो वहां पर लगभग 4% का डेंट देखने को मिला आपको। तो सारे ही सेक्टर्स में आज इनफैक्ट कोई भी क्लियर सेक्टर आज आपको निकल कर नहीं आया। आप पिछले हफ्ते तक फिर भी सौमित्र एक ट्रेंड देख रहे थे हम कि आईटी पैक में आपको तेजी दिख रही थी, आज आईटी पैक में भी किसी तरह का पॉजिटिव बायसनेस नहीं दिख रहा, क्लियरली दिख रहा है जैसे फियर्स एंड कंसर्न्स ओवर द मार्केट। और ये आज खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो संकेत हम छोड़ के जा रहे हैं वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यूरोप के मार्केट 2 से 2.5% नीचे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपको दिखाई देगा, आप करीब 1% नीचे वहां पर दिखाई दे रहा है, और क्रूड जैसा कि हमने बात की वो भी 4% करीब नीचे है। तो संकेत जो कल के लिए हैं वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसा आपने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ये एक स्पेस था जहां पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। कुछ निचले लेवल से जो रिकवरी की कोशिश, आईआरबी इंफ्रा जैसे कुछ स्टॉक थे, एजीज लॉजिस्टिक्स जिसने हमने देखा कि कुछ रिकवरी की कोशिश जरूर हुई, लेकिन बहुत ज्यादा मदद मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी दिखाई नहीं दी। निम्बी क्लोज हो गया मार्केट, बिल्कुल 5 सेकंड रह गए, क्लोजिंग कमेंट क्या होंगे आज? बिल्कुल आज के लिए मार्केट के लिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज मार्केट पूरी तरह से बियर्स की ग्रिप में था, लेकिन ये कल नया दिन हो सकता है, नया सवेरा मार्केट के लिए हो सकता है। आज जो सेकंड हाफ का मार्केट का सेशन था ये अपने आप में इम्पोर्टेंट था। हालांकि रिकवरी जिस तर्ज पे होनी चाहिए थी वैसी नहीं आई है, पर फिर भी ठीक है। 1700 शेयर की गिरावट और 250 शेयर्स की बढ़त है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, पीसीआर, एफ&ओ के शेयर्स की मोमेंटम सब एक रेंज में ही आपको आते हुए दिखे। लेट इट भी देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल मार्केट के अंदर आज की क्लोजिंग करते हैं और इसमें निफ्टी बैंक आपको 1200 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही। मेरे को, सौमित्र को और प्रियंका को आप इजाजत दे सकते हैं। नमस्कार।